प्लांट से हो या चाहे वो एनिमल से हो, दोनों में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है हर बार। ऑल मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक बट ऑल इनऑर्गेनिक आर नॉट। मिल्क एसिड फ्रॉम द ग्रेप्स, अंगूरों से, सिट्रिक एसिड फ्रॉम द लेमन, मैलिक एसिड फ्रॉम द एप्पल, लेकर के था उनका नाम। उन्होंने यूरिया को डिस्कवर किया था फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। देखिए इन सब में कॉमन चीज आ रही है। वो कॉमन चीज क्या है? सभी को नेचुरल सोर्स से सिंथेसाइज किया गया है। लैबोरेटरी में अभी तक एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ। इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी कैटिनेशन। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा कैटिनेशन होगा। जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो सीधा आंसर आता है कार्बन। 10th क्लास की बात है ये। तो उसके 39 एक प्रोपेनॉल बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने और कैसे डिस्कवर किया था? ये समझ हम में कब विकसित हुई कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो अलग अलग ब्रांचेस है और दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता है। या मैं ये कहूँ कि क्या कारण है कि आज हमारे पास में 5 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि इतना इनऑर्गेनिक के पास में सोर्स नहीं है, और हर साल लगभग 30,000 या उससे ज़्यादा इस लिस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होते जा रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करनी है तो हमको केमिस्ट्री का थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, या मैं ये कहूँ कि इसका केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेके चलता हूँ। 1650 की बारे में बात करते हैं। देखिए इस वक्त जो ऑर्गेनिक शब्द है उसका बेसिक सा मीनिंग था जीवन, लाइफ। और उस टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी यही थी कि वो सारे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिलते हैं उन सभी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये बात थी। और इवन उस टाइम हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल भी थे, जैसे शुगर है, स्टार्च है, एल्कोहल है, ऑयल है, रेजिन है, इंडिगो है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उस टाइम हमारे पास में नोन थे। लेकिन इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बैकग्राउंड केमिस्ट्री है उसका हमारे पास में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। अदरवाइज हम डिसकनेक्शन अप्रोच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके अपन और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पीरियड में इतना केमिस्ट्री नहीं था, राइट। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन करने के लिए जो साइंटिस्ट आते हैं, तो गाइस ये टाइम था 1675 का, जब एक साइंटिस्ट आते हैं निकोलस लीमेरी करके। निकोलस लीमेरी अगर ये कहे तो वो पहले पर्सन थे जिन्होंने एसिड बेस थ्योरी भी दी थी। निकोलस लेमी जो सर थे उन्होंने अपनी एक बुक जो है उसमें इस क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया था। उस बुक का नाम था कोर्स डे काइमी, या सीमी भी बोलते हैं उसको, कोर्स डे काइमी या सीमी। उस बुक में उन्होंने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उसके ऑरिजिन के बेसिस पे 3 टाइप से क्लासिफाइड किया था। पहला एनिमल सब्सटेंसेस जो कि एनिमल किंगडम से आपको मिलेंगे। दूसरा वेजिटेबल सब्सटेंसेस जो कि वेजिटेबल किंगडम से आपको मिलेंगे। और तीसरा और अंतिम ये था मिनरल सब्सटेंसेस जो कि मिनरल किंगडम से आपको मिलेंगे। तो इस तरह से निकोलस सर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसके ऑरिजिन के बेसिस पे 3 टाइप से क्लासिफाइड कर दिया इन 1675। और ये टाइम पे जो लोग थे उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर दिया कि हाँ आप जो सर बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है, ऐसे हो सकता है। लगभग 110 साल बाद में एक और साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी लॉरेंट डे लेवोंसियर, या ये कहे कि एंटोनी लेवोंसियर सर। एंटोनी लेवोंसियर सर, आपने नाम बिल्कुल इनका नाम सुना भी होगा। एंटोनी लेवोंसियर सर ने ये देखा कि मुझे जो वेजिटेबल या प्लांट ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मुझे जो एनिमल किंगडम या एनिमल सब्सटेंसेस से जो या एनिमल से जो कंपाउंड मिल रहा है, एनिमल से जो सब्सटेंस मिल रहा है, उन दोनों में हमेशा एक कॉमन चीज़ हो रही है। चाहे वो प्लांट से हो या चाहे वो एनिमल से हो, दोनों में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट है हर बार। और कभी कभार फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। देखिए आप यहां से अभी मॉडर्न जो केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आप रिलेट भी कर पाओगे। यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो सर ने देखा, एंटोनी लेवोंसियर सर ने देखा कि आप एनिमल से कोई सब्सटेंस ले रहे हो या प्लांट से सब्सटेंस ले रहे हो, तो दोनों में 2 एलिमेंट या 2 एटम्स आपको कॉमनली मिल रहे हैं हमेशा, कार्बन और एक है आपका हाइड्रोजन, और कभी कभार फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मिल रहा है। तो सर ने ये कहा कि सर आपने, किसको कहा? निकोलस सर को कहा, कि निकोलस लीमेरी सर को कहा कि आपने जो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया ना कहीं उसको रिक्लासिफाइड करने की नीड है। कहा मीन्स रियल में नहीं कहा, ऐसे बता रहे हैं आपको।
कहीं ना कहीं उसको रिक्लासिफिकेशन करने की नीड है। तो देखिए, जो एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंसेस थे, उन दोनों को अलग अलग क्लासिफाइड नहीं करके उन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया और उसको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं ये जो लीमेरिसर का क्लासिफिकेशन था ना, उसको ही रिक्लासिफाइड किया एंटोनी सन ने, लेवोन्सियर ने। ठीक है, ये हुआ था लगभग 70-85 में। तो अब एंटोनी लेवोन्सियर सर के अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या केमिस्ट्री के जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो दो टाइप से हो गया। एक तो आपका हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एक आपका हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ली मैरिसन ने 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया था ना, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स, तो ये जो 2 टाइप थे एनिमल और वेजिटेबल, ये तो आपके बन गए ऑर्गेनिक। और इस तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपन ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे जो कि लिविंग जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से फाइंड आउट होते हो या उससे ऑब्टेन होते हो, राइट। और आपकी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसमें आपका आ गया मिनरल सब्सटेंसेस, जो कि मिनरल किंगडम से आपको मिलता है। तो यहां पे एक बड़ा प्रश्न भी आता है कि देखिए, जितने मिनरल्स है वो तो सारे आपके हो जाएंगे इनऑर्गेनिक, लेकिन सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स नहीं होते हैं। मिनरल्स के बारे में बात करें तो मिनरल्स का बेसिक मीनिंग होता है कि नेचुरल अकरिंग, जो कि नेचुरल अकर होता है वो आपका बेसिक होगा मिनरल्स। तो ये तो कह सकते हैं कि सारे मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स नहीं होते। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे अपन एलॉय के बारे में बात करते हैं। एलॉय में आपने देखा होगा कि 2 अलग अलग, जैसे आप ब्रॉन्ज एलॉय के बारे में बात कर लो, तो ब्रॉन्ज एलॉय में क्या होता है, 2 अलग अलग मेटल्स आपस में मिलके आपका ब्रॉन्ज बनाते हैं। तो वो आपका नेचुरल अकरिंग तो सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक तो है। इसका मतलब ऑल मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक बट ऑल इनऑर्गेनिक आर नॉट मिनरल्स। ये जस्ट मैंने आपका जो एक क्वेश्चन बन सकता था यहां पे, वो मैंने क्लियर आउट किया। तो चलो वापस अपन स्टोरी पे आते हैं कि एंटोनी लेवोन्सियर सर ने 2 टाइप से क्लासिफाइड कर दिया, ऑर्गेनिक में उन्होंने रख दिया वेजिटेबल को और एनिमल को, और एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक में हो गया आपके मिनरल्स। अब जब ये क्लासिफिकेशन हो गया तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर और सिंथेसाइज भी किया। जैसे मैं पहले साइंटिस्ट के बारे में बात करूं, ये टाइम था लगभग 70-69 to 85। साइंटिस्ट थे आपके एक सिल करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया टार्टिक एसिड फ्रॉम द ग्रेप्स, अंगूरों से टार्टिक एसिड उन्होंने सिंथेसाइज किया। सिट्रिक एसिड फ्रॉम द लेमन, मैलिक एसिड फ्रॉम द एप्पल, सेब से। और इसी तरह से हम बात करें तो जैसे ये लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क और यूरिक एसिड फ्रॉम यूरिया, सिल करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंथेसाइज किया। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट आते हैं इन 73 में, रूले करके था उनका नाम, उन्होंने यूरिया को डिस्कवर किया था फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। इसी तरह से अगली कड़ी में एक साइंटिस्ट आते हैं लिबिक करके, इन 1829 में उन्होंने आपका हिप्यूरिक एसिड, जो कि हॉर्स यूरिन में होता है, हिप्यूरिक एसिड, उसको उन्होंने सिंथेसाइज किया या आइसोलेट किया, ये कहना गलत नहीं रहेगा कि आइसोलेट किया, राइट। और इसी तरह से एक और आपके साइंटिस्ट थे सर्टन करके, इन 1805 पे उन्होंने एक्चुअली मॉर्फिन जो आपका होता है, मॉर्फिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम द अफीम, ओपियम, राइट। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट या सिंथेसाइज कर दिया गया था। लेकिन देखिए, इन सब में एक कॉमन चीज आ रही है। वो कॉमन चीज क्या है? सभी को नेचुरल सोर्स से सिंथेसाइज किया गया है। लेबोरेटरी में अभी तक एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ। तो तब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। एक टाइप का कोई वाइटल फोर्स होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये होने पर ही हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो कि लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। तो इसी इंफॉर्मेशन को लेके एक और साइंटिस्ट आते हैं, बर्जिलियन करके। बर्जिलियन साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने एक थ्योरी दी कि द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। इस थ्योरी में उन्होंने यही बताया कि सेल के पास में कोई ना कोई एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग फोर्स होता है, जो कि नॉन लिविंग के पास में नहीं होता। मतलब अपन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन ये जो थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रही। ये थ्योरी डिस्कार्ड की गई। किसके थ्रू? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे वूलर के थ्रू। फ्रेडरिक वूलर सर आते हैं इन 1828 में। एक्चुअली फ्रेडरिक वूलर सर क्या कर रहे थे, अपने लैब में
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे रिसर्च कर रहे थे। उनके पास में जो कंपाउंड था वो था अमोनियम साइनेट, NH4CNO। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के पर्पस पर अमोनियम साइनेट को कुछ हीट दी, कुछ गर्म किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे उसको गर्म किया तब उनको वो जो कंपाउंड था वो चेंज होकर यूरिया में बदल गया। और आप सभी को पता है यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि फ्रेडरिक वूलर सर ने डिस्कवर किया था, और वो भी मैं आपको बताता हूं एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। वो ये चाह नहीं रहे थे कि मुझे करना है, वो इस पर्पस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। एक्सीडेंटली प्रिपेयर हो गया, ये यूरिया एक्सीडेंटली प्रिपेयर हो गया, राइट। तो अगर कोई पूछे कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है तो आपको बताना है यूरिया है। किसने डिस्कवर किया तो आपको बताना है फ्रेडरिक वूलर ने। कब किया तो आपको बताना है 1828 में। इसके बाद में अच्छा, तो ये थ्योरी आपकी जो थी बर्जीलियस थ्योरी, द थ्योरी ऑफ वेटल फोर्स, वो क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। किसके थ्रू? फ्रेडरिक वूलर सर के थ्रू इन 1828 में। नेक्स्ट आते हैं हर्मन कॉल्बे सर। हर्मन कॉल्बे सर ने एसिटिक एसिड को डिस्कवर किया, और एसिटिक एसिड भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये थ्योरी फिर एक बार खारिज हो गई, फिर एक बार डिस्कार्ड हो गई, इस थ्योरी का फिर एक बार दफन हो गया। इसी कड़ी में एक और साइंटिस्ट आते हैं आपके मर्सेलियस बर्थलॉट। मर्सेलियस बर्थलॉट सर ने मीथेन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवर किया इन द लेबोरेटरी। ये जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया मैंने, यूरिया, एसिटिक एसिड एंड मीथेन, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए। और जैसे ही लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए तो जो बर्जीलियस सर की जो थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ विटल फोर्स, कि भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास में कोई विटल फोर्स होता है, उसके बिना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी कर नहीं सकते, वो क्या हो गई, खारिज हो गई, डिस्कार्ड हो गई। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर किया। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा कौन से साइंटिस्ट का क्या इन्वॉल्वमेंट था, राइट। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि क्या नीड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेटली स्टडी करना पड़ता है। क्या इनऑर्गेनिक के साथ में इसकी स्टडी नहीं हो सकती? क्योंकि आखिर में आप देखो ना, इनऑर्गेनिक से ही क्या बना रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो सेपरेट स्टडी करने की नीड क्या थी, या ये क्या कि जस्टिफिकेशन ऑफ द सेपरेट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो इसमें पहला जो कारण है वो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे पास में 5 मिलियन तक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हर साल आपके 30,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। तो एक तो कारण ये हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण इसको सेपरेट स्टडी करने की नीड हुई। दूसरा अगर कारण अपन देखें, और आखिरी कारण, तो वो ये है कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ, या ये कहे कि यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे बहुत अलग सी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 2 मुख्य कारण थे, ये 2 मेन आपके रीजन थे, फैक्टर थे, जिसकी वजह से हमको सेपरेटली स्टडी करनी पड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हम ये समझते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं ना, वो आखिर में क्यों मिल रहे हैं, ऐसा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास में जिसकी वजह से हमको लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं। तो देखो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है कैटिनेशन। देखिए गाइस, कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपना आइडेंटिकल जो एक एटम है वो आइडेंटिकल एटम से लिंक होता है, और इस तरह से लिंकेज होकर के एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी चेन बना देता है। इस प्रॉपर्टी को, उस एलिमेंट की अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, उस वजह से ये जो है ना लार्ज नंबर में अभी हमारे पास में मौजूद है। अब देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, एक सिंपल सा एक आपको मैं एक फैक्टर दे देता हूं, वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी कैटिनेशन। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा कैटिनेशन होगा। जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो सीधा आंसर आता है कार्बन। 10th क्लास की बात है ये, क्योंकि कार्बन कार्बन जो लिंकेज है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है लगभग 54 किलो कैलोरी पर मोल। सल्फर की भी 54 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से आपके फॉस्फोरस में जो होती है वो होती है लगभग 50 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसी तरह से नाइट्रोजन में अगर बात करें तो उसके 39 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और इसी तरह से ऑक्सीजन में अगर बात करें तो उसके लगभग आपकी होती है 35 किलो कैलोरी पर मोल। अब इस बॉन्ड एनर्जी के अलोंग या बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं अगर कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है उसका एक मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रिएट करूं तो मुझे ये मिलेगा कि कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर या सिलिकॉन लगभग सेम है, और फिर आपका आएगा फॉस्फोरस, फिर आपका आएगा नाइट्रोजन, और फिर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। तो पहला कारण तो ये हुआ कि क्या कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। तो पहला कारण तो हो गया आपका कैटिनेशन, जिसको मैंने अच्छे से
एक फैक्टर के थ्रू मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा फैक्टर है टेंडेंसी टू अटैच अदर नॉन मेटल एटम। देखो कार्बन या जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है, मैं आपको ये बता दूं ऑर्गेनिक कंपोजिशन हमारे पास में कितनी 10 है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इस तरह से हमारे पास में 10 कंपोजिशन है कि ये कंपाउंड किसी में प्रेजेंट है तो वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। वैसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड भी है जिसमें ये होते भी है और उसको अपन ऑर्गेनिक नहीं भी बोलते, जैसे कार्बोनेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी पर्पस पे वो क्या है, इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक नहीं हो गए, इवन उसमें ही कंपोजिशन शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि इसमें एक टेंडेंसी होती है कि नॉन मेटल एटम को बाइंड करने की, तो उस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है। और तीसरा और आखिरी कारण आपका ये होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंपाउंड का जिससे एक सिंगल कंपाउंड को अपन अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में अपन शो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एलिमेंट्स देता हूं, मान लो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। इससे क्या क्या बन सकता है, C3H6O। इससे देखो आपका एक तो एसीटोन बन सकता है, एक प्रोपेनॉल बन सकता है, समझे। तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। एक कीटोन है तो एक एल्डिहाइड है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन, टेंडेंसी टू बाइंड अदर नॉन मेटल एटम और आइसोमेरिज्म। ये 3 प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो चलिए वीडियो यहां पे मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप ये बेसिक जानकारी जो थी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीओसी का, जो आपका 3rd वीडियो है, या उसमें ये कहे कि जीओसी में जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो आपका टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को अपन पूरा समझेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले जीओसी के 3रे वीडियो में, जिसमें हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट को। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने दोस्तों से ना भूलिएगा। चलिए, जय हिंद।